नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंडिया फॉरेन ट्रेड। इंडिया का विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी कॉलोनियल पीरियड में। तो सबसे पहले हम लोगों ने भी जो बातें की, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, एक तरफा जो कंट्रोल था वो ब्रिटेन का था, ठीक है। तो उन्होंने रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज अपना रखी थी, जिससे इंडियंस, हम लोगों ने देखा अभी इंडस्ट्रियल जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था उनका सब क्या हुआ। बाकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। जो प्राइमरी गुड्स थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे, रॉ सिल्क, कॉटन, शुगर, इंडिगो, ये सब, ये सस्ते रेट में यहां से कॉलोनियल इंडिया टाइम पीरियड में ब्रिटेन जाया करते थे, बिल्कुल चीप रेट में। वहां से फिनिश गुड्स होके डबल ट्रिपल फोर टाइम्स उसके रेट बढ़ के फिनिश गुड्स होके वो इंडियन मार्केट में वापस आया करते थे। इसका एक तरफा जो भी कंट्रोल था, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल किसके पास में था? ब्रिटिशर्स के पास में। तो हम ये कह सकते हैं जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था उसकी भी कंडीशंस काफी वर्स थी उस टाइम में, ड्यू टू ब्रिटिश इंटरफेरेंस था। नाउ अब हम देखते हैं टू फोल्ड मोटिव क्या था इसके अंदर, टू कन्वर्ट इंडियन इकोनॉमी, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल का सप्लायर किसके लिए? अपनी इंडस्ट्रीज के लिए जो भी वहां लगी हुई। और दूसरा, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एज ए कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। इंडिया यहां से रॉ मटेरियल सस्ते दाम में कहां बेच रहा है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया, इंडस्ट्रीज का अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, और इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फिनिश गुड्स वो भी इंडियन खरीदे। तो टू साइडेड, दोनों तरफ से फायदा, टू फोल्ड मोटिव किसके पास था? ब्रिटेन के पास। इसी से हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर, अभी तक जो भी हम लोगों ने टॉपिक देखे जो भी इंटर रिलेटेड है, इनकी बड़ी वर्स कंडीशन थी। नाउ मूव अहेड, डायरेक्शन, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन का मतलब है टू विच कंट्रीज ट्रेड इज टेकन प्लेस। जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें मोस्टली विद ब्रिटेन, अदर चाइना, श्रीलंका, ईरान। दिस इज डायरेक्शन, किस तरफ, किस दिशा में हम लोगों का फॉरेन ट्रेड था। वॉल्यूम, द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। एंड कंपोजिशन, विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रेडेड। रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो एंड जूट वर द मेन प्रोडक्ट्स जो उस टाइम में हम लोग क्या करते थे? एक्सपोर्ट किया करते थे। इंपोर्ट, फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन, जो हम लोग उनको वहां से खरीदते थे हैवी पेमेंट्स के बाद। नाउ मूव फर्दर, अगला टॉपिक आता है ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाली एक कैनाल बनाई गई 1869 में, उसका इंडिया के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल। तो हमें जानना होगा जो इंडिया से लेकर लंदन के बीच में जो पहले इनिशियल जो ट्रेड हुआ करता था, फॉरेन ट्रेड, उसके लिए मुंबई से लेकर इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन होते हुए, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल घूमते हुए, ये उधर से घूमते हुए पुर्तगाल और ये लंदन पहुंचा करते थे, और लगभग 19,800 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते समय। अब हम लोग सेकंड यहां पर देखते हैं जो रूट है, लगभग सुएज कैनाल बनने के बाद ये लगभग 9,000 किलोमीटर रिड्यूस हो जाता है इनका डिस्टेंस, जिससे जो मोबिलिटी है इनका, जो गुड्स को इनको सप्लाई करने के लिए, उसमें और फिजिबल हो जाती हैं कंडीशंस। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकी कम होती है, ठीक है, जिससे इनके अपने ट्रेड में इंडिया से अपने कुछ चीजें बेचने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड के लिए काफी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, और इंडिया की इकोनॉमी का मैं बोलूंगा और वर्स कंडीशन में जाता है। नाउ मूव अहेड, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। यहां पर क्वेश्चन आता है डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? इट इज वी कैन कंसीडर, बिल्कुल सिंपलेस्ट अगर मैं वे में बताना चाहूं आप लोगों को, डिटेल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं वहां की पॉपुलेशन ने कंपैरेटिव स्टडी, बट डेमोग्राफी हमें और सोशियो इकोनॉमिक उसको बताती है, डिटेल स्टडी बताती है पॉपुलेशन की। अगर किसी देश की या किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो पॉपुलेशन है उसका क्या सोशियो इकोनॉमिक फीचर्स हैं वो डेमोग्राफी बताती है। इसके अंदर जैसे क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, उस पॉपुलेशन की, जेंडर, ज्योग्राफिक्स एंड एजुकेशन। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन सब को कंपोनेंट्स को लेकर चलती है, जिससे हमें उस पर्टिकुलर एरिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल समझने में आसानी होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कॉलोनियल पीरियड की डेमोग्राफिक प्रोफाइल। मीनिंग हम लोग अब डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या चीजें। सेंसस, जनगणना, किसी पर्टिकुलर एरिया की, इंडिया की ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, उस टाइम में लॉर्ड मेयो के टाइम में 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस होती है। 2021 की सेंसस अभी होने वाली है, जो कि अभी कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है। इंडिया मूव्ड इनटू अ सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन। 1921 ईयर जो है उसको हम लोग ग्रेट डिवाइड ईयर भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम में काफी जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसके अंदर डिक्लाइन। आगे हम लोग देखते हैं लिटरेसी के बारे में। कॉलोनियल पीरियड में 16% लिटरेसी रेट थी, जो साक्षरता बोलते हैं, लिखना पढ़ना जानने वाले लोग, और वो नियर टू नील फीमेल लिटरेसी, और महिलाएं बिल्कुल ना के बराबर पढ़ी लिखी थी। जो आज के कंपैरिजन में लोग देखें 82.14% है, फीमेल 65% है। तो उस टाइम की पॉपुलेशन समझ सकते हैं कितनी जागरूक और किस टाइप की रही होगी। उसका ह्यूमन कैपिटल या इन्वॉल्वमेंट जो भी उसका इकोनॉमी के लिए कुछ भी अगर फ्रूटफुल अगर हम बोलो रोल, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव रहा होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर थी वो 218 थी उस टाइम में, जो आज के टाइम में 43 तक रिड्यूस हो गई है, ड्यू टू वी हैव डन ट्रिमेंडस गुड थिंग्स इन मेडिकल सेक्टर, जिसकी वजह से हम लोगों ने ऐसा कर दिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हम औसत आयु बोल सकते हैं कि इंसान की, उस टाइम 32 साल थी। मेडिकल फैसिलिटीज जैसे हम लोग बात करते हैं वो पुअर थी, उसकी वजह से आज 67 या 69 मेल और फीमेल के लिए हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ये हो गई है। नाउ मूव अहेड। डेटा, अगर हम इस डेटा को कंपैरिजन करें ब्रिटिश रूल और 2018 के लिए, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट। 48 पर 1000 थी, 19 पर 1000 हो गई बर्थ रेट। डेथ रेट जो मृत्यु दर थी 44, 1000 जीवित उसके ऊपर कितने 44, जिसको बोलते हैं हिंदी में, इतने मृत्यु दर देखी गई आजादी के टाइम में। आज के टाइम में 7 है सिर्फ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 2018 थी अब 39 पर 1000 है। लाइफ जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं 32 69। लिटरेसी 16% जब 74 हो गई है, तो इंडिया इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। फीमेल लिटरेसी जो सिर्फ 7% थी अब 65% तक हो गई है। दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। नाउ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्लास 9th में हमने सोशल साइंस से पढ़ा होगा। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, गांव और से आसपास के जुड़े जीविकोपार्जन। कोई भी इंसान अपने परिवार किसी को चलाने के लिए किसी न किसी कार्यों में लगा हुआ है, जिसको इकोनॉमिक्स में हम लोग क्लास 10th 11th तक सोशल साइंस में अक्सर पहले पढ़ चुके हैं। तो उसको हम लोग इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स बोलते हैं बेसिकली, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। इसी को हम दूसरे नाम से, प्राइमरी सेक्टर है वो, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं उसको। तो अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, एग्रीकल्चर के अंदर कितने लोग, अराउंड 70 to 75%। एक आप अगर उसको अंदर देखें तो लगभग 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। क्योंकि क्यों थी? एग्रीकल्चर में स्किल्ड की जरूरत नहीं होती ज्यादा,
मैन्युफैक्चरिंग हमें पता ही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, 10%। सर्विस सेक्टर जो जॉब, ये जो किसी टाइप की सर्विसेज होती हैं, 15 से 20% थी। तो ये ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था हम लोगों का कॉलोनियल पीरियड का। तो इसका मतलब कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग इंडल्स थे, तो इंडिया का जो हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, इसीलिए भी कहा जा सकता है कोई बेहतर नहीं थी। नाउ मूव अहेड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो आधारभूत संरचना है, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर, अगर हम लोग बात करें, जो बेसिक फैसिलिटीज किसी भी काम को पूरा करने में जो हमें क्या करती हैं, क्या फैसिलिटीज कौन कौन सी हो गई, जैसे रेलवे, पोर्ट्स, टेलीग्राफ्स, जो भी हमें किसी भी काम को करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको अगर हम लोग देखें ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, रोड एंड रेलवेज इंट्रोड्यूस की, बट ये भी पॉजिटिव वे में नहीं की उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। रेल चलाई गई मुंबई टू थाने 1853 में। फोटोग्राफ दिख रहा होगा, फर्स्ट ट्रेन का फोटोग्राफ सामने। ये इसलिए कि जो इंटीरियर का पोर्ट तक, मुंबई से लेकर हम लोग देख चुके हैं, सुएज कैनाल के थ्रू ट्रेड रूट हुआ करता था, तो वहां से इंटीरियर से ये चीजें कहां पर आ सके, पोर्ट तक, जिससे वो वहां से फर्दर आगे सेंड कर सके। तो रेलवे को हम लोग बोल सकते हैं, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को असली में लूटने के पर्पज से, वहां से गुड्स की मोबिलिटी को और अच्छा बनाने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ में टेलीग्राफ, पोस्टल, वो भी जो भी डाक खाना जिसको हम लोग बोलते हैं पत्र, ये भी उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया अपनी पेपर वर्क उसको करेंगे। पोस्ट काफी आया करती थी, कॉस्टली था, बट अपनी सहूलियत के लिए किया। साथ ही साथ में एक और चीज है, इन्होंने रेलवे को यूज किया उस टाइम में, किस पर्पस के लिए? अपनी आर्मी को डिस्टर्ब उन इलाकों में भी इधर से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए, ठीक है। और पोस्टल टेलीग्राफ, साथ ही साथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी। फिर हम लोग देखते हैं कॉलोनियल पीरियड में 1933 में जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस बनाई, जिसको आगे जाकर हम लोग देखते हैं एयर इंडिया में कन्वर्ट होती है वो, ठीक है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं उन्होंने किया था नेगेटिव वे में, बट वो आफ्टर इंडिपेंडेंस वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में भी काउंट किया जा सकता है कि वो हमें सेटअप मिला, रेलवे और ये सब चीजें। नाउ मूव अहेड। ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, फर्स्ट रिव्यू बाय ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक में लिखा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड का सरप्लस हुआ करता था कॉलोनियल रूल में, उससे जो पैसे आया करते थे, ये पेमेंट किया करते थे ब्रिटिश ऑफिसेस की। जो भी युद्ध के खर्चे थे वो भी उसी से निकाला करते थे। जो हैवी सैलरीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो भी उसी में से दिया जाता था। यहाँ तक कि जो पेंशनर्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, यहाँ से पेंशन भी वहीं जाया करती थी। फिक्स रिवेन्यू था, बड़े हाई रेट थे, डिमांड कैश की फॉर्म में थी। और एक इसमें उन्होंने बहुत अच्छा मेंशन किया, ब्रिटिश सेंट एवरी ईयर वेल्थ ऑफ 60 करोड़ पाउंड्स, 60 करोड़ पाउंड उस टाइम में उसकी मनी वैल्यू आप लोग समझ सकते हैं। 1772 से 1857 के बीच में दिस वाज ए ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। निष्कासी, ड्रेनेज का मतलब समझते होंगे, निष्कासी, जो इंडिया से पैसा किधर की तरफ जाया करता है, ब्रिटेन की तरफ। तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक के अंदर इसको मेंशन किया। इससे पता चलता है कि कॉलोनियल पीरियड में ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की क्या कॉन्सेप्ट है। नाउ मूव फर्दर। मिर्जा गालिब जो उर्दू पोएट है, उनकी एक फेमस, इससे मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इसको, दो द वुंड इज हिडन द ब्लड डज नॉट सीज टू फ्लो। यहां पर फोटोग्राफ में दिख रहा होगा इंडिया को सिंपली रेकनिंग विद द ईस्ट इंडिया कंपनी लूट, फाइन। उन्होंने इतने लगभग 330 ईयर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की हालत जो कि लूट थी पॉजिटिवली, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। Thank you very much. If you have any kind of doubts and suggestions, you can
email to me. I have already given you the link. Thank you very much, and wait for second lecture. I will upload very soon. Thank you very much.